So, in the last class, we studied about the causes of poverty and the anti-poverty measures. The measures for poverty eradication. We saw that the solution lies in the problem itself. So, whatever are the causes of poverty, if we look into those causes, if we remove those causes, we will have the solution for poverty. So we studied almost 10 causes for poverty, and corresponding to them there are almost 10 एंटी poverty measures. जो कारण है उसी में उपाय भी होता है. तो जो गरीबी के कारण हैं हमारे देश में, उन कारणों को अगर हम दूर कर दें, उन कारणों पर ध्यान दें, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप गरीबी चली जाएगी. तो हमने लगभग 10 पॉइंट्स में देखा जो है गरीबी के क्या कारण हैं, और उन्हीं से जुड़ा हुआ हमने 10 उपाय देखा कि कैसे गरीबी को हटाया जा सकता है. तो हमने जो है 10 या 11 जो है लगभग 10 पॉइंट्स देखे कि क्या क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं. गरीबी उत्थान कार्यक्रम कहते हैं हिंदी में, गरीबी उत्थान कार्यक्रम, पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी कि गरीबी को हटाना. हिंदी में लिख लीजिएगा, गरीबी उत्थान, उ आधा त थ आ न, उत्थान कहते हैं. इमेंसिपेशन उसके लिए वर्ड होता है इंग्लिश में. हाँ हाँ. और इरेडिकेशन कहते हैं कि उसका हटाना. गरीबी उन्मूलन कहते हैं. उन्मूलन शुद्ध हिंदी में इरेडिकेशन को कहते हैं उन्मूलन. उ आधा न, म दीर्घ उ ल न. उन्मूलन मतलब होता है जड़ से खत्म करना किसी चीज को. सो गरीबी हटाने के लिए क्या किया जा सकता है वो तो हमने देखा. अब हम देखेंगे कि क्या किया जा रहा है. What is being done, ये तो हमने थ्योरी पढ़ा कि हाँ ये किया जा सकता है. कि जैसे आपने पढ़ा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है. आपने पढ़ा कि जो है कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है, तो अगर हम पूंजी ज़्यादा निर्माण करें, इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें तो हो सकता है. हो सकता है. हमने अभी तक क्या उपाय पढ़े कि क्या उपाय किए जा सकते हैं. पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही हमने, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात कही हमने, इन्वेस्टमेंट करने की बात कही हमने, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही हमने, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की बात कही. कि ये तो थ्योरी है कि किया जा सकता है, बट क्या किया जा रहा है. तो व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन और हैव ऑलरेडी बीन टेकन इन द पास्ट. पहले क्या किया गया है अब तक, क्योंकि आज़ाद हुए हमें लगभग 70-75 साल मनाए हमने पिछले साल. तो इन 75 सालों में क्या किया गया और अभी आगे और क्या करने की गुंजाइश है, क्या सुधार करने की गुंजाइश है. क्योंकि समय समय पर हमें बदलाव करना पड़ता है. वी हैव टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज वन स्ट्रेटजी कैन नॉट ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम बदलता है सिचुएशन बदलता है. ठीक है, सिचुएशन बदलता है, कंडीशंस बदल जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, देश के हालात बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, सरकार की सोच बदल जाती है, कंडीशन सिचुएशन परिस्थितियां बदल जाती है. नई परिस्थितियों में नए तरह के उपाय की ज़रूरत होती है. तो एक उपाय बहुत समय तक नहीं कारगर हो सकते हैं. तो समय समय पर हमें थोड़ा बदलाव करना होता है आने वाली परिस्थितियों के अनुसार. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन. तो अब हम इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि वन इज गवर्नमेंट एंड वन इज नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स. यानी गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या रहे हैं या क्या हो रहे हैं अभी फिलहाल, गवर्नमेंट के द्वारा क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स, यानी कि
सरकार के अलावा जो बाकी लोग हैं, जो बाकी फैक्टर्स हैं, उनके द्वारा क्या किया गया या क्या किया जा रहा है। तो दो ग्रुप्स में हम पढ़ेंगे इन गरीबी हटाओ कार्यक्रम को, यानी गरीबी को दूर करने के जो भी योजनाएं हैं। एक जो गवर्नमेंट कर रही है, दूसरी जो बाकी गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं उनके द्वारा किया जा सकता है या किया जा रहा है। सो वी कैन सी, आप देख सकते हैं अपने नोट्स में कि दो ब्लॉक्स में बांट दिया गया है इन एफर्ट्स को। एक है गवर्नमेंट एफर्ट्स और दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स। गवर्नमेंट एफर्ट्स में पॉइंट वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम था, और क्या था? फूड फॉर वर्क, यानी काम कीजिए और खाना लीजिए, काम कीजिए और खाना खाइए, क्योंकि अब कुछ तो कमाना पड़ेगा। फ्री में सब चीज़ें नहीं दी जा सकती है। तो इट वॉज अ मेथड फूड फॉर वर्क, यू वर्क एंड यू हैव योर फूड सो यू कैन लिव प्रॉपरली। तो इट वॉज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये जितने हैं प्रोग्राम आपको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि ये पहले चलाए गए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जो पहले चलाए गए या जो करेंटली चल रहे हैं, तो इन सबको हमें याद रखना है। फर्स्ट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सेकेंड इज स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, तो इसके बारे में भी बताएंगे आपको कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, रोजगार की गारंटी जो कांग्रेस सरकार ने दी थी। कांग्रेस सरकार ने जो एक नया कानून पास किया था, जो नरेगा उस समय नाम था उसका, बाद में मनरेगा हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में यह आया था, 2005 का कानून था, जिसमें कि कहा गया था एम्प्लॉयमेंट गारंटी, क्या है नाम? नेशनल रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, गारंटी एक्ट, रोजगार की गारंटी देने वाला कानून पूरे देश के लिए बनाया गया था साल 2005 में। तो उसी के तहत तो ये कहा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दिया जाने वाला गारंटी था, तो इसीलिए उसको हम कहते, वहां वर्ड यूज करेंगे स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, और वो जो भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। देन थर्ड इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न कहते हैं मिड डे को, दोपहर का समय, मील स्कीम यानी दोपहर के समय दिया जाने वाला भोजन का योजना था, है, चल रहा है मिड डे मील स्कीम। शॉर्ट में इसको MDM कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में जब बात करते हैं अधिकारी कर्मचारी तो MDM शॉर्ट, मिड डे मील, MDM। तो मिड डे मील स्कीम के बारे में भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो यहाँ मिनिमम नीड्स की बात की जा रही थी इस प्रोग्राम में, कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं, जिनके बिना एक आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, कम से कम उसकी ये ज़रूरतें तो ज़रूर पूरी हो, इसको करने के लिए जो योजना चलाई गई थी, तो उसे हम कहते हैं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी MNP। MNP जो है ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी होता है, उससे नहीं कंफ्यूज करेंगे, MNP। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पहले भी आपको बता चुके हैं, समन्वित यानी सारी चीजें एक साथ जब जुड़ी होती हैं तो इंटीग्रेटेड।
आपस में जुड़ा हुआ, हाँ, या यूनाइटेड भी, एक यूनाइटेड भी कह सकते हैं। हाँ, जब कई बातें होती हैं, कई चीजें होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रूरल यानी ग्रामीण डेवलपमेंट विकास प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये था, यानी कि गांव के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए थे और कई तरह के कार्यक्रम बनाए गए थे, सबको आपस में जोड़ा हुआ था, इसलिए इंटीग्रेटेड वर्ड यूज किया। गांव का विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। गांव के विकास के लिए शिक्षा की भी ज़रूरत होगी, पानी सिंचाई की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, उसके बाद आपके बिजली की भी ज़रूरत होगी, सड़कों की भी ज़रूरत होगी, हॉस्पिटल की भी ज़रूरत होगी। तो गांव के विकास के लिए बहुत सारी सुविधाएं की ज़रूरत है गांव का, तो इसीलिए इसको सब जो जोड़ के कहा गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP, इसको शॉर्ट में IRDP स्टैंडर्ड टर्म है इसी के लिए, IRDP। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती गोल्डन, तो गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती, तो गोल्डन जुबली आप जानते हैं 50 ईयर्स जब होता है किसी चीज़ का, तो हम उसको इंग्लिश में गोल्डन जुबली या स्वर्ण जयंती कहते हैं हिंदी में। तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये 50 ईयर्स होने पर जो है ये गांव के लिए स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बनाई गई थी। तो ये था स्वर्ण जयंती SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये जो है आपका रूरल एरियाज में अपना काम धंधा शुरू करने के लिए मदद करने की या उसको गाइड करने की स्कीम चलाई थी सरकार ने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ क्या है, स्वरोजगार यानी अपना रोजगार खुद, ये नहीं कि सरकार से नौकरी मांग रहे, नहीं, अपना रोजगार खुद करने के लिए ग्रामीण एरिया में, गांव क्षेत्र में जो है गांव, इसमें गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया था। नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, और रोजगार योजना ये एम्प्लॉयमेंट की स्कीम थी, यानी कि सरकार के द्वारा कुछ नौकरी वगैरह देने की, रोजगार देने की जो स्कीम थी, ये था जवाहर रोजगार योजना, शॉर्ट में JRY कहते हैं, इसे लिखते हैं JRY, जवाहर रोजगार योजना, जो कि बहुत बड़ी स्कीम रही, बहुत चर्चित रही, काफ़ी इस्तेमाल की गई, लागू किया गया, JRY जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बाद में इसको कर दिया गया PMRY, क्योंकि अब मोदी जी जवाहर जी का नाम तो सुनना नहीं चाहते हैं, खाली सोचते हैं कि मोदी का नाम रहे, या खैर मोदी का भी नहीं तो प्रधानमंत्री, उसी तो फिर नाम से कर दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सब क्या है, बीजेपी का जो है नाम बदल बदल के खाली उसका अपना जो है योजना बताने का इस तरीका है। बीजेपी का ये बहुत चतुराई है, काम है कि नाम बदल देती है, खाली देखिए खाली नाम ही बदला है सरकार में, जितने गांव शहर रोड स्कीम सबका खाली नाम बदल दो। तो कहा जाता है कि नई बोतल में पुरानी शराब, तो शराब पुरानी ही है लेकिन उसको एक बोतल नया दे दो तो नया चीज़ हो जाता है, बिक जाता है नया कर। तो उसी तरह से स्कीमों का नाम बदलने का जो है काफ़ी चलन रहा है मोदी जी का, भाजपा सरकार का। तो ये सब जो है बाद में नाम जो है, ये जितने भी प्रधानमंत्री नाम से है, ये सब पहले के कार्यक्रमों को बदल के नाम दिया हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SSRY या SJSRY।
तो ये जो है स्वर्ण जयंती, ये भी है, गोल्डन जुबली 50 साल होने पर किया गया था कांग्रेस, लेकिन ये शहरी रोजगार योजना था, यानी कि अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में रोजगार, कुछ नौकरी वगैरह देने का इसमें स्कीम था। तो एक तरफ जहां ग्रामीण, पहले आपने SGSY पढ़ा, और ये है शहरी रोजगार, इसमें शहर में रोजगार देने का योजना था सरकार के द्वारा। तो ये हमने कुछ योजनाएं देखी, स्कीम्स देखे या प्रोग्राम्स देखे, कार्यक्रम जो कि गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं, जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए एंटी पॉवर्टी मेजर्स थे या हैं। अब हम देखेंगे नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स कि जो सरकार से हट के जो बाकी लोगों द्वारा किया गया एफर्ट है, प्रयास है। फर्स्ट इसमें आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, अपना काम खुद। तो ये क्या है कि जो लोगों द्वारा खुद प्रयास किया जाता है कि हम अपना रोजगार धंधा करेंगे खुद से, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी एक कदम है जो गरीबी को दूर करता है, क्योंकि जब आदमी खुद ही अपना रोजगार करने लगेगा तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह अगर लोग, सब लोग अपना अपना, जो देखिए मोदी अभी कह भी रहा है कि भाई अपना खुद रोजगार करिए ना, और साथ में 10 लोग को और नौकरी पर भी रखिए, आप लोग ही जो है देश का विकास कर देंगे। तो दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज ग्रुप फार्मिंग। ग्रुप फार्मिंग यानी समूह कृषि हिंदी में कहते हैं, यानी कि मिलजुल के खेती करना। तो ग्रुप फार्मिंग जो कंसेप्ट है, किसान, खास करके गांव के क्षेत्र में जहां किसानों के पास बड़ी दुर्दशा हो, मुश्किल हालात होते हैं, किसानों की ज़मीन छोटी होती है, गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है उनके पास, साधन नहीं होते हैं, मशीन नहीं होते हैं, ट्रैक्टर पंप नहीं होते हैं। तो ऐसी हालत में कैसे उनका विकास किया जा सकता है, उसके लिए कंसेप्ट है ग्रुप फार्मिंग का, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये ग्रुप फार्मिंग किसानों के द्वारा अपने स्तर पर ही किया जाने वाला प्रयास, ये किसान खुद करेंगे इसको, उसमें खुद इनिशिएटिव लेंगे। तो ये किसान लोग ही खुद आपस में कर सकते हैं इस चीज़ को, या गांव कर सकता है, समाज उसका। तो ये है ग्रुप फार्मिंग। थर्ड है, जैसे देखिए एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत हो रहा है, हर कोई जान रहा है कि इतनी गाड़ियां चलने लगी हैं, इतना कुछ फैक्ट्री है, गाड़ियां हैं, और बाकी जलाने वलाने का तो चलता ही है सब। तो पोल्यूशन बहुत हो गया है शहरों में। तो पोल्यूशन कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो शहरों में जो लोग ऑफिस जाते हैं तो वो लोग अपना, उसको बोलते हैं कार पूलिंग, यानी कि कई लोग मिलके एक ही कार का उपयोग करें, कार पूलिंग कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए अब भाई एक ही कंपनी में जाने वाले कई लोग हैं, तो उसमें वो लोग अपना आपस में बात कर लें कि हाँ हम लोग जो है ऐसा करेंगे कि एक ही, अगर वो एक ही जगह से आते हैं या एक ही रास्ते से होते हुए आते हैं, तो अपना शेयर कर सकते हैं कि ठीक है, एक किसी का तय कर लें कि इस यही गाड़ी आएगी और इसी में हम सब लोग बैठ के आएंगे। तो उससे क्या है कि अगर एक गाड़ी से 4 लोग 5 लोग आ जा रहे हैं, बजाय इसके कि सब अपनी अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, अगर अभी क्या हो रहा है, सब आदमी अपनी गाड़ी निकालता है, जाने के लिए काम पर निकल पड़ता है। तो जितने आदमी उतनी गाड़ियां। अब एक कंपनी में मान लीजिए कि 500 लोग काम करते हैं, तो 500 गाड़ियां वहां जाएंगी। तो इसकी जगह अगर कार पूलिंग, कार शेयरिंग कर लिया जाए, तो कम से कम 4-5 आदमी पर एक गाड़ी हो जाए, या 3 आदमी पर भी हो जाए। तो इससे क्या होगा कि एक तो गाड़ियां कम निकलेंगी सड़क पर, तो सड़क पर ट्रैफिक जैम कम हो जाएगा, गाड़ियां कम चलेंगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा।
फिर खर्च भी सबको बचत हो जाएगी। जो 3 4 5 गाड़ी निकले उसकी जगह एक गाड़ी चल रही है तो उसका पेट्रोल का भी खर्च कम होगा, जो सब लोग अपना उसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी उपाय हो जाते हैं शेयरिंग करके आपस में। तो इसे कहते हैं कारपूलिंग। तो ये जैसे पोल्यूशन, उसी तरह जैसे खेती का भी आइडिया है, आगे देखेंगे इसको, ग्रुप फार्मिंग, जो किसान लोग अपने स्तर पर ग्रुप में फार्मिंग खेती कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP शॉर्ट में कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी प्रोग्राम्स थे जो सरकार द्वारा आज़ादी के बाद चलाए गए थे। लगभग 52 में स्टार्ट हुआ था, ये 1952 से चला था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो पूरे एक समाज के विकास के लिए, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि किसी खाली युवाओं के लिए या सिर्फ महिलाओं के लिए। जैसे अब आप समाज में देखेंगे बहुत तरह के लोग होते हैं जिन्हें विकास की ज़रूरत होती है। बच्चे हैं, उन्हें अलग ज़रूरत है, महिलाएं हैं, उन्हें अलग ज़रूरत है, युवा हैं, उनको अलग ज़रूरत है, वृद्ध लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी अलग ज़रूरत है। तो सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती है। हाँ, म्यूट कर दीजिएगा। और उसके अनुसार सबके लिए अलग अलग कार्यक्रम हमें चलाना पड़ता है। तो यहाँ जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे जो पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय, पूरे समाज के लिए विकास करने के कार्यक्रम चलाए गए थे 1952 में के आसपास। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और फिर तो ये भी जो होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी मतलब इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो है इसको नहीं करता है, ये लोगों द्वारा ही या कम्युनिटी द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ये नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स में है। गवर्नमेंट करता नहीं है, गवर्नमेंट इसमें सिर्फ इनिशिएट करता है। गवर्नमेंट इसमें लोगों के सामने कुछ करके दिखाता है कि देखिए ऐसे किया जा सकता है, फिर लोग उसको अपने करते हैं। तो ये नॉन गवर्नमेंट एफर्ट में है। और उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपनी मदद खुद करने वाले होते हैं। यहाँ भी ग्रुप का कंसेप्ट है कि ग्रुप बना लिया जाता है लोगों द्वारा और अपनी समस्याएं खुद सुलझाई जाती हैं। अब जैसे ग्रुप में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। मान लीजिए आपने 5 लोग का ग्रुप बना लिया और किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि किसी मेंबर के पास उस समय एक्स्ट्रा पैसे हो जिसकी उसे फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको वो जिसको ज़रूरत है उसको दे सकता है कि लीजिए भाई आप अभी अपना काम कर लीजिए। तो इस तरह से आपस में शेयर करके जो है कोई ग्रुप बनाते हैं कोई काम के लिए, तो उसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो ये भी है नॉन गवर्नमेंट एफर्ट, क्योंकि ये लोगों द्वारा खुद किया जाता है। तो इस तरह हमने देखे कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स और कुछ नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स, जिनको एक एक करके आगे हम डिटेल में देखेंगे। कहा जा रहा है कि सेवरल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स have been made from the first to the 10th 5-year plan for eradication of poverty। देखिए लंबा सेंटेंस है। कहा गया इसमें थोड़ा सा एक टर्म आ रहा है 5-year प्लान। 5-year प्लान बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसका आपको हम बैकग्राउंड दे दें। हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था, जब उसका आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे, समाजवादी विचार वाले लोग थे, जिसमें नेहरू थे, सुभाष थे, जयप्रकाश नारायण थे, नरेंद्र देव थे, बहुत से लोग थे, जिसके लीडर एक तरह से एक समय नेहरू थे।
तो नेहरू जी जो थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने देश के, वो रसिया से बहुत प्रभावित थे। उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो उसको सोवियत रूस कहा जाता था हिंदी में उस समय। तो उसके जो उस समय का यूएसएसआर था, 91 के बाद वो टूट गया यूएसएसआर, और फिर एक अलग देश रसिया बन गया, और उससे 15 देश छोटे बड़े टूट के निकले। तो अब वो यूएसएसआर 91 के बाद ख़त्म हो गया, अब रसिया कहा जाने लगा। पहले यूएसएसआर कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो उसके जो सरकार की व्यवस्था थी उससे नेहरू जी बहुत प्रभावित थे, और उसी को वो भारत में भी अपनाना चाहते थे। वहाँ का जो सिस्टम था, वहाँ आपको बताया है मैंने, पढ़ाया है कि रशिया में जो है सोशलिज्म समाजवाद था जो है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 1917 में क्रांति आई थी रशिया में लेनिन के द्वारा। लेनिन को आज तक याद किया जाता है, उसके लिए बहुत बड़े विचारक थे, दुनिया के एक बहुत बड़े नेता थे। तो जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, 1917 में जो है, या उसको सामान्यतः आम भाषा में रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा हम आपको इतिहास भी यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इतिहास की ये चीज़ें भी पूछी जा रही हैं या पूछी जाती हैं। तो 1917 में वहाँ क्रांति आई, और वो क्रांति को लाने वाली जो वहाँ दल था, पार्टी था, वो था बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी, जैसे हमारे यहाँ आज़ादी का जो आंदोलन लड़ी पार्टी कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भी कई पार्टी थे, लेकिन मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो कि बाद में कांग्रेस खाली कहा जाने लग गया। तो उसी तरह रशिया में रिवॉल्यूशन जो हुआ वो लाने वाला पार्टी था बोल्शेविक पार्टी, जो कि व्लादिमीर लेनिन की पार्टी थी, जिनके लीडर थे व्लादिमीर इलीच लेनिन, या शॉर्ट में लेनिन। ये जो क्रांति थी ये वर्कर्स रिवॉल्यूशन था, मजदूरों की क्रांति थी। उससे पहले वहाँ आपने पढ़ा है, शायद मैंने पढ़ाया है, कि वहाँ जो है उससे पहले डिक्टेटरशिप चलता था, मोनार्की चलता था, तानाशाही चलती थी जार की। वहाँ के जो मोनार्च थे या ये थे, उनको जार कहा जाता था। तो जार निकोलस टू जार कहा जाता था वहाँ, जैसे हमारे यहाँ महाराजा कहा जाता है, वैसे वहाँ जार कहा जाता था, जो वहाँ के राजा होते थे सबसे बड़े। ये जो मैं ओरली अभी आपको बता रहा हूँ, इसको भी नोट कर लेंगे वीडियो से, क्योंकि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आएगा, या इंडिया से भी रिलेशन में पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भी उससे प्रभावित थी। तो ये जो रिवॉल्यूशन आया था उससे, क्योंकि वहाँ पर जो है राजाओं का शासन था, पहले जो है मोनार्की था, डिक्टेटरशिप था, और वहाँ के मजदूर जो थे, किसान जो थे, इन्हें बहुत ही तकलीफ़ दिया जा रहा था, इनका शोषण किया जा रहा था। तो वहाँ जो है लेनिन के द्वारा, और भी कई लोग थे, मतलब लेनिन ऐसे ज़्यादा चर्चित रहे जैसे यहाँ गांधी चर्चित रहे, तो वैसे वहाँ लेनिन चर्चित रहे, लेकिन बहुत से लोग थे। तो इन लोगों ने क्रांति किया और जो पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल उखाड़ फेंका और नई व्यवस्था वहाँ
कायम हुई, तो वहाँ उसके बाद से समाजवादी सोशलिस्ट सरकार जो है बन गई, जो कि समाजवादी विचार की थी। और सोशलिस्ट मैंने आपको बताया था शुरू में कि सरकारें कई तरह की होती है, उसमें समाजवाद सोशलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, समझाया था काफ़ी अच्छे से, कि समाजवाद होता है कि जहाँ सब बराबर हैं और वहाँ किसी का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, सब कुछ जो होता है वो पूरे देश का होता है, पूरे समाज का होता है, सबका होता है। यानी कहने को सबका है और कहने को किसी का कुछ भी नहीं। समझ गए? सबका है और किसी का भी नहीं, मतलब किसी एक का कोई नहीं कह सकता है कि मेरा ये है मेरा ये है, और लेकिन जितना भी है वो सभी का है। तो वहाँ क्या है कि जो सरकार होती है उसी का सारा कुछ सब कुछ होता है, मैंने बताया था आपको, और जितने भी चीज़ें होती है सब सरकार ही करती है, सरकार ही सब कुछ देती है लोगों को, हर चीज़ के मामले में सरकार पर लोग निर्भर होते हैं। सरकार ही वहाँ सभी लोग के लिए सारी व्यवस्था करती है, सारी योजनाएं बनाती है, सारे उनको बच्चों को, मतलब एक एक काम जो है वो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे यहाँ हम मानते हैं कि अच्छा माँ बाप हैं तो बच्चे हो रहे हैं तो फिर बच्चों की देख रेख, पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, शादी करना सब माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ सारी जिम्मेदारी सरकार निभाती है। ठीक है, बच्चे हुए आपके, अगर बच्चे हो गए तो बच्चों का सारा जो भी कुछ उसकी जिम्मेदारी होगी, खर्च होगा, देखभाल होगा, वो सरकार सब उसके लिए आपको देगा, कराएगा। आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ आपके बच्चे की देखभाल होगी, जो भी कुछ ज़रूरत होगा, ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए मतलब पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर पैसे हैं तो सरकार उसके लिए आपको पैसा देगा, आप उसको करिए। तो पहले जैसा व्यवस्था, हालांकि वहाँ भी काफ़ी इधर बदलाव आया है 90 के बाद से। तो पहले जो है कि मतलब एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, all the land, all industries, factories, it all belonged to the government. तो और वहाँ गवर्नमेंट जो है फिर लोगों के लिए तरह तरह के प्रोग्राम करती थी, बनाती थी, उसको लागू करती थी, चलाती थी, लोगों का डेवलपमेंट करती थी। यानी लोगों को जो भी चाहिए, लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो सब सरकार का हेडेक। तो ये जो व्यवस्था थी वहाँ, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी सरकार का था, सारा लैंड सरकार का था, सारा फैक्ट्री सरकार का था, तो लोगों के बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सब एक जैसे, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है, सब सरकार के एम्प्लॉय हैं, सभी जो है सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के लिए काम करने वाले हैं बस। बाकी ये नहीं कि मेरे किसी के पास इतना पैसा है, किसी के पास उतना पैसा है, मेरे पास ये इतना बड़ा घर है, उसके पास छोटा घर है, ये सब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो खैर अब उसकी व्यवस्था हम बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं जाएंगे। तो ये जो इस तरह की जो भी वहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम था, ये हमारे यहाँ के जो लोग थे जो सोशलिस्ट विचारों से प्रभावित थे, रशिया के विचारों से प्रभावित थे, यूएसएसआर के, जिसमें नेहरू जो है काफ़ी आगे थे। तो नेहरू जो कि सोशलिस्ट विचारों से बहुत प्रभावित थे, खास करके रशिया के गवर्नमेंट सिस्टम से वो बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने उसी को अपनाया और लागू किया देश में, हमारे यहाँ कोशिश किया जितना लागू किया जा सके, और काफ़ी कुछ जो है वहाँ से उन्होंने कोशिश किया लागू करने का भारत में। उसका एक सबसे बड़ा जो ये था वो था 5 ईयर प्लान। रशिया में क्या था कि सरकार जो थी 5 साल के लिए एक प्लानिंग बनाती थी कि अगले 5 साल में हम लोगों के सुधार के लिए क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम कैसे कैसे किया जाएगा, पूरी प्लानिंग बनाई जाती थी 5 सालों के लिए, और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो चूंकि ये प्लानिंग सीधे देश के लेवल पर होती थी, तो पूरे देश में उस चीज़ को अच्छे से लागू किया जाता था।
तो इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग। तो वो भी उसी तरह सोचते थे कि हमारे देश में भी आज़ादी के बाद इसी तरह से हम लोग तेज़ी से पूरे देश के लिए प्लान बना के उसका डेवलपमेंट करेंगे, और 5 ईयर प्लान का जो है कंसेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। और मैंने इतना इसलिए आपको दिया कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत सारे लोग जैसे भगत सिंह, नेहरू, सुभाष और बहुत सारे लोग, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे रसिया की क्रांति और रसिया में हो रही समाजवाद की घटनाओं से। क्योंकि रसिया की क्रांति जो थी वो पहली ऐसी क्रांति थी कि जिसमें जो है दिखा कि जो मजदूर है, जो आम इंसान है, वो भी वहाँ की तख्ता पलट कर सकता है और वो सरकार बना सकता है, उनकी सरकार, क्योंकि ये मजदूरों की सरकार थी। रसिया में जो सरकार बनी थी, वो जो पार्टी थी, वो किसानों मजदूरों की पार्टी थी और उसी की सरकार थी। तो इससे पूरे दुनिया में एक मैसेज गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसानों मजदूरों की सरकार इतने बड़े देश में, इतने बड़े जगह लागू हुई थी। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग, तो रशियन रिवॉल्यूशन और उसके बाद की जो भी घटनाएं हुई रशिया में, वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए बड़ा एक मोटिवेशनल था, इंस्पायरिंग। भगत सिंह, एक फेमस ये है कि भगत सिंह फांसी पर जब उनको ले जाया जा रहा था फांसी देने के लिए, तो उस समय भी वो लेनिन की ही किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि थोड़ा देर रुक जाओ, मुझे ये किताब थोड़ा बचा हुआ है पढ़ लेने दो, उसके बाद मुझे फांसी दे देना। तो इस तरह की घटना, या बहुत सारे लोग थे और भी लोग थे, तो मतलब हाँ, पढ़ने दिया गया था। तो कहने के बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव था लेनिन का जो है, और समाजवादी विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा दुनिया पर, खास करके भारत के जो भी उस समय के क्रांतिकारी थे और जो समाजवादी लोग थे, मतलब सब क्रांतिकारी तो पूरी तरह से प्रभावित थे, सो थे ही। युवा लोग पूरी तरह से प्रभावित थे क्योंकि क्रांति आई थी वहाँ, बिल्कुल तख्ता पलट हो गया था। उससे पहले की जो सरकार इतना शोषण करती थी और उसके बाद उसको पूरा खत्म करके एक नई सरकार और नई व्यवस्था लाई गई वहाँ पर पूरी तरह से, जो कि समाजवादी व्यवस्था थी, जो किसानों मजदूरों की सरकार और उन्हीं के लिए काम करने वाली सरकार थी। और आज तक उन वैल्यूज़ को रसिया में कैरी किया जा रहा है। आज भी पुतिन उसी तरह से काम करते हैं जो लेनिन के उस समय आदर्श रखे गए थे। तो बहुत बड़ा ये भी देशभक्त है लेनिन, जो है ये पुतिन जो है, कहीं ना कहीं ये भी एक समय आगे चल के लेनिन की तरह गिना जाएगा रसिया के लिए। तो लेनिन के विचारों का बहुत ही प्रभाव पड़ा। एक उनको पढ़ा जाता है हमेशा, जहाँ भी थिंकर्स वगैरह को पढ़ा जाता है, समाजवाद पढ़ा जाता है, तो लेनिन को पढ़ा जाता है। बहुत ही महान व्यक्तित्व के आदमी थे। तो यहाँ के लोगों पर भी बड़ा प्रभाव उस समय पड़ा था। तो यहाँ हमारी जो आंदोलन चला था उसमें समाजवाद का शामिल होना उसी के बाद शुरू हुआ, जब रसिया में क्रांति आई उसके बाद। और वहाँ के विचार जो है यहाँ, इसीलिए बाद में हमारे काफ़ी सालों तक और आज तक भी रसिया से हमारे अच्छे संबंध हैं। हालांकि बीच में जो है थोड़ा सा गड़बड़ाया हमारा रसिया से, क्योंकि हमने अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती करना फ़ायदेमंद समझा और उसमें रसिया को भी बुरा लगा, क्योंकि हमने जो है इंदिरा गांधी की सरकार तक एक बहुत ही जो है रसिया से बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध था। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था काफ़ी 60 सालों के लिए। तो दोनों एक बहुत ही गहरे दोस्त थे। लेकिन बाद में थोड़ा जो है देश ने अपना समझा कि हमें रसिया के साथ जुड़े रहने कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा उसमें पॉलिसी में बदलाव लाया गया, जिससे रसिया को भी तकलीफ़ हुआ। लेकिन ठीक है, वो भी अपना खैर। अभी अब ये है कि रसिया और भारत में कोई बहुत ख़ास संबंध नहीं है। हाँ, रसिया ये जानता है कि भारत हमारा पुराना मित्र रहा है और इसका मतलब जो है हमारे फेवर में हमेशा रहा है,
और एक अच्छा व्यवहार रहा है, जिस तरह से रसिया की सोच है दुनिया के प्रति या और देशों के प्रति, और उसी तरह भारत की भी सोच है। लेकिन उसने ये देख लिया है कि भारत बीच में बहुत जो है अमेरिका का भी साथ कांग्रेस जो है उस समय लिया था। तो वो देखा कि अपना, और इसने स्पष्ट कर दिया है भारत ने कि भाई हम किसी एक देश के साथ जुड़ के नहीं रह सकते हैं, हम अपनी स्वतंत्र नीति के लिए फ्री हैं। मतलब हमें जिससे अच्छा लगेगा उससे हम दोस्ती करेंगे, कोई ये नहीं समझे कि हम भाई उसी के बंधे हुए दोस्त हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने आप को, कहने का मतलब, समाजवाद से दूर कर दिए। पहले हम लोग पक्के समाजवादी माने जाते थे दुनिया में, और रसिया के द्वारा, और रसिया हमारा खुले दिल से सहयोग करता था, मदद करता था। लेकिन बीच में कांग्रेस सरकार जब रही और नीति बदली, और देखा कि भाई अब रसिया का उस समय थोड़ा सा कुछ समय के लिए जो है रसिया का कमज़ोर हुआ था वजन, और अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा उस समय बढ़ा हुआ था प्रभाव। तो देखा भारत ने कि भाई अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा है, उसका ज़्यादा देश अभी उसी के सपोर्ट में है, फेवर में है। उस समय के हालात बहुत अलग थे। चाइना का उस समय कोई खास प्रभाव नहीं था, चाइना अपने आप को संभालने में लगा हुआ था उस समय, और रशिया भी थोड़ा डाउन थोड़ा चल रहा था। तो भारत ने अपना थोड़ा बदला था, तो उसको लेके फिर बाद में पुतिन ने जो है वो किया, लेकिन पुतिन ने फिर रशिया को मजबूत किया काफ़ी, रशिया का काफ़ी मजबूत किया फिर से हालत, और आज देखिए कि अपना डोमिनेट कर रहा है, किसी का सुनता उनता है नहीं। तो लेकिन ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि नए नए हम लोग बहुत सारे देशों को सपोर्ट करने लग गए, ईरान वगैरह को सपोर्ट करने लग गए, या बहुत देशों को हमने सपोर्ट किया, तो जिसमें कि रसिया का वो फेवर नहीं था वैसा। तो बहुत हालात बहुत बदले, ठीक है, मोटे तौर पे कहा जाए कि हालात बहुत बदले, और हमेशा एक जैसे हालात नहीं होते हैं, तो उसी के अनुसार हमें भी काम करना रहता है। तो खैर छोड़िए इन बातों को। दो थोड़ा हम आपको सोशलिज्म का बैकग्राउंड दे रहे थे, क्योंकि हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है उससे जुड़ा हुआ। तो जो 5 ईयर प्लानिंग का जो हमने कंसेप्ट है, ये पूछा भी जाता है कई बार पीटी में कि 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो रशिया से लिया गया था। तो रशिया में था कि पूरे देश के लिए जो है सरकार आने वाले 5 सालों के लिए एक प्लान बनाता था कि कैसे कैसे पूरे देश के हर क्षेत्र का, बहुत डिटेल प्लान, बहुत बड़ा प्लान होता था, हर क्षेत्र का, हर पूरे एरिया के लिए, हर तरह का, हर लोगों के लिए, किसके लिए क्या कैसे किया जाएगा, एक पूरा डेवलपमेंट का प्लानिंग होता था। बनाने में लंबा समय लगता था, और पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करके देख के फिर उसको अपनाया जाता था, लागू किया जाता था, और पूरे देश में एक प्रकार से उसको अच्छे से लागू किया जाता था। तो ये मॉडल खास करके जो है बड़ा पसंद आया था, और इसीलिए हमारे यहाँ भी 1950 में एक संस्था बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, और उसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे इंडिया के लिए भी, और इंडिया के लिए भी वैसे ही डेवलपमेंट का 5 साल के लिए 5-5 साल के प्लान का कंसेप्ट आया था। प्लानिंग कमीशन का जो हेड चेयरमैन होते थे वो प्रधानमंत्री खुद होते थे, और जो बेसिकली उसके हेड कामकाज करने वाले हेड वो डिप्टी चेयरमैन कहे जाते थे, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। प्रधानमंत्री तो वैसे चेयरमैन होते थे, लेकिन उसका मेन काम जो करने वाले होते थे, हेड होते थे जो, वो डिप्टी चेयरमैन होते थे। और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का काफ़ी महत्व होता था, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता था, और काफ़ी महत्व होता था, मतलब प्रधानमंत्री के बाद समझिए तो सबसे ज़्यादा उनका महत्व होता था, काफ़ी ज़्यादा महत्व होता था। और कांग्रेस के समय में खास करके जो इधर तो काफ़ी ज़्यादा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, एक जो कि रहे थे डिप्टी चेयरमैन काफ़ी साल तक, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, तो बहुत ही उनका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता था, क्योंकि पूरे देश का जो भी प्लान होता था वो बनाने वाला वही होते थे। योजना आयोग होता था जिसके कि डिप्टी चेयरमैन अहलूवालिया थे, और सभी राज्यों के लिए भी वही प्लान बनाते थे। सभी राज्य भी अपना जो बजट है या जो भी प्लान बनता था
वो सब जाके और वहाँ मीटिंग में एक तरह से तो उन्हीं लोग के देखरेख में होता था। तो प्रधानमंत्री जो कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया से सलाह लेते थे और उन्हीं के जो जैसा वो कहते थे तो उस हिसाब से राज्यों का बजट पास करना, ये करना, सारे पैसा का काम जो भी या डेवलपमेंट का काम सब वहीं से पास होता था। तो उसी के लिए बॉडी बना हुआ था प्लानिंग कमीशन, जिसको खत्म करके और मोदी ने लाया नीति आयोग। उसको पहले तो खाली नीति नाम दिया गया था, NITI, वो एक्चुअली इंग्लिश का वो एब्रीविएशन है, NITI, जिसका कि फुल नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो अब चूंकि नीति था, इस तरह का नाम था, अंग्रेजी नाम, तो आम लोग को बुलाने में जो है बड़ी अजीब सा लग रहा था जब भाजपा की सरकार बनी थी। और सबको आदत था पहले योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, तो इसको भी क्या कर दिया गया कि नीति आयोग कर दिया गया। शुरू में बड़ा कन्फ्यूजन था इसके नाम वाम को लेके, लेकिन फिर इसको नीति आयोग, हिंदी में भी इसको नीति लिख दिया गया है। नीति मतलब जो होता है पॉलिसी, तो नीति आयोग उसको कह दिया गया हिंदी में। वही NITI जो था उसको नीति कह दिया गया। और नीति तो आप जानते हैं पॉलिसी को कहते हैं, यानी कोई भी हम जो कुछ करना चाहते हैं जिस तरह का। तो एक तरह से ये जो है योजना आयोग को खत्म करना, उसका नाम बदल दूसरी संस्था लाना, ये सब जो है एक तरह से मोदी का कांग्रेस का जो पुराना काम करने का तरीका जो था उसको खत्म करना था एक तरह से। और पुराना तरीका क्या था, समाजवादी, तो उसको ये खत्म कर दिया एक तरह से। तो ये मतलब बहुत बड़े इसमें जो है, क्योंकि इतने साल से जो व्यवस्था हमारे यहाँ जम गई थी, नेहरू से जुड़ी हुई, कांग्रेस से जुड़ी हुई, जो भी है उनके विचारों पर बंधी हुई, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें एक करप्शन भी आ गया था, ऐसा हम नहीं कहेंगे, उसमें इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे थे लोग, ठीक है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम भी था, लेकिन ज़्यादा जो है यहाँ अपना, चूँकि हर लोग आते हैं सरकार में तो चाहते हैं कि हम अपना दिखाएं, अपना दिखाएं, तो इसलिए मोदी जी ने जितने भी पहले कांग्रेस से जुड़े हुए, नेहरू जी से या उनके नाम पर या उनके विचारों से जुड़े हुए प्रोग्राम्स थे या संस्थाएं थी, जो भी थे, उन सब को बदल दिया गया। तो 5 ईयर प्लान का जो है ये 5-5 साल के लिए प्रोग्राम बनते थे। और पहला प्रोग्राम मेरे ख्याल 52 से 57 तक के लिए बना था, फिर 57 से 62, लेकिन उस समय चाइना की लड़ाई हो गई थी तो फिर उसमें गड़बड़ाया था। तो ये 5-5 साल के लिए प्लानिंग बनते थे, तो और उसको नंबर से उनके पुकारा जाता था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इस तरह से। तो लास्ट जो है नीति आयोग के आने से पहले 12वां प्लान जो है चल रहा था 2012 से आगे तक, 17 तक जो था, 14 में सरकार इनकी आ गई थी, तो वो ख़त्म होते होते उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर 12वें के बाद कोई फिर 5 ईयर प्लान नहीं आया, और या जो भी था उसका हम लोग देख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, इनका मैं आपको आइडिया दे रहे थे कि 5 साल के लिए जो है ये प्लान बनाए जाते थे। इनका एक मेन कुछ थीम फोकस होता था कि इन 5 सालों में हम क्या, मेन हमारा मुद्दा किस चीज़ को लेके होगा डेवलपमेंट का, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में जब जो है कि 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या फोकस था। जैसे कभी एक 5 ईयर का प्लान फोकस था कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, एक 5 ईयर प्लान का फोकस था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एक 5 ईयर प्लान का फोकस था गरीबी को हटाना। तो इस तरह से हर 5 ईयर प्लान का अपना एक अलग अलग फोकस होता था। तो वो सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको एक आइडिया देना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि सेवरल गवर्नमेंट and non-government efforts have been made
फ्रॉम द फर्स्ट टू द 10th 5-year प्लान फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले 5-year प्लान से 10वें 5-year प्लान तक, हिंदी में इसको कहते थे पंचवर्षीय योजना। तो कहीं मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, पंचवर्षीय योजना। तो पहले से 10वें 5-year प्लान तक जो है गरीबी हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन, शुद्ध हिंदी में गरीबी उन्मूलन या निर्धनता उन्मूलन कहते हैं, गरीबी भी नहीं, निर्धनता उन्मूलन। तो उसके लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी बाकियों के लिए कई तरह के एफर्ट्स किए गए, प्रयास किए गए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यही सब है। The government of India has implemented many programs at the country and local level, which proved more helpful in elimination of poverty. कहा जा रहा है कि भारत की सरकार ने जो है कई गरीबी को यानी निर्धनता या गरीबी को ख़त्म करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, जो कि देश के स्तर पर, कंट्री लेवल पर भी चले या लोकल लेवल पर, यानी छोटे एरिया के लिए भी चलाए गए, कि जैसे किसी राज्य के लिए, जिले के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, इस तरह से चलाए गए। विच प्रूव्ड मोर हेल्पफुल इन एलिमिनेशन, जिन्होंने गरीबी को ख़त्म करने में, निर्धनता को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया। द गवर्नमेंट एफर्ट्स मेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी आर द फॉलोइंग। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एफर्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, एक एक करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, फर्स्ट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पहला जो आपको बताया था कि काम के बदले अनाज, ठीक है, फूड फॉर वर्क यानी वर्क कीजिएगा तो उसके बदले में फूड मिलता था। तो पैसा नहीं दिया जाता था, वहाँ काम के बदले अनाज दिया जाता था कि ठीक है, आपको अगर दिक्कत है, अपना नहीं चला पा रहे हैं, तो आप आइए काम कीजिए सरकार के यहाँ, यहाँ से आपको खाने के लिए अनाज मिलेगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम देखिए, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004 in 150 most backward districts of the country। ये जो कार्यक्रम है, योजना है, कब लागू किया गया? 2004 में। और 2004 में किनकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 4 से 9, 9 से 14। तो उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस की, क्योंकि 2003 में भाजपा की सरकार गिरी थी, कुछ दिनों के लिए, कुछ 1 साल के लिए बनी थी वाजपेयी जी की, उसके बाद इनकी आई थी कांग्रेस की 4 में। तो उन्होंने लॉन्च किया था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें जो है, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के जो 150 सबसे पिछड़े हुए जिले थे, पहचान किया गया कि देश में सबसे पिछड़े जिले कौन से हैं। उन 150 जिलों में ये कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किया गया कि भाई इन जिलों में, क्योंकि इतने पिछड़े हैं, यहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा है, कोई काम नहीं है, लोगों को अपना जीवन गुजारना मुश्किल है, बहुत से अति गरीब लोग हैं वहाँ। तो उनके लिए हम एक योजना चलाएंगे जिसमें उनको काम के बदले अनाज खाने का दिया जाएगा, ताकि वो भरपेट ठीक से खा सके और काम भी कर सके। तो ये 2004 में ध्यान रखना है कि जो देश के सबसे पिछड़े 150 जिले थे उनमें ये लॉन्च किया गया था। दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क। कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये ऐसे सभी गांव के गरीब लोगों के लिए खुला हुआ था जिनको कि डेली मजदूरी पर काम करना चाहते थे जो, और ऐसा काम करना चाहते थे कि जो शारीरिक काम था
और जिसमें किसी भी तरह का स्किल का ज़रूरत नहीं था, किसी भी तरह का कोई कुशलता का, कोई योग्यता का, कोई तरह का कोई जानकारी का ज़रूरत नहीं था। सबसे जो सिंपल काम होता है उसको कहते हैं अनस्किल्ड वर्क, कि जरूरी नहीं है उसको कुछ सीखा हो, कुछ आया हो, बस उसको देखेगा, वहां जैसे देखेगा, जैसे कहा जाएगा वैसे करना हो। और शरीर का काम है। तो जो भी गांव के गरीब व्यक्ति थे, निर्धन व्यक्ति थे, दोज वर द रूरल पुअर, जो कि मजदूरी पर, डेली की मजदूरी पर काम करना चाहते थे और ऐसा काम करने के लिए तैयार थे कि जिसमें उनको शारीरिक काम होगा, मेहनत का काम होगा और बिल्कुल कोई स्किल्ड का उसमें ज़रूरत नहीं है, अनस्किल्ड लेबर। अगर ऐसा काम वो करने के लिए तैयार हैं, उनको चाहिए तो वो आके कर सकते हैं सर। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम and food grains are provided free of cost by the government of India। ये जो लागू किया गया था, ये एक पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई योजना के तौर पर लागू किया गया था। इसमें राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं था। जो भी पैसा था वो केंद्र सरकार देती, जो भी काम था वो केंद्र सरकार देती, और उसके बदले अनाज भी जो है फ्री में केंद्र सरकार ही देती। तो वही लिखा गया है, क्योंकि योजनाओं में ये भी जानना जरूरी है कि कौन चला रहा है, कौन लागू कर रहा है, कौन फंड दे रहा है, किसका कितना हिस्सा है फंड देने में, क्या ये केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का है, किसका है। तो ये जो योजना थी ये पूरी तरह से 100% यानी 100% पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर मतलब जो उसका खर्च देता है, सेंट्रली मतलब केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरह से खर्च, उसका बोझ उठाने वाला ऐसा स्कीम था। एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो अनाज, जो खाद्य अनाज, जो खाने लायक अनाज दिए जाते थे, वो पूरी तरह से मुफ्त होते थे, उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता था, और मुफ्त ही वो केंद्र सरकार द्वारा ही वो काम करने वाले गरीबों को दिया जाता था। तो ये जो है हमने पहला प्रोग्राम देखा, केंद्र सरकार द्वारा 2004 में लागू किया गया, देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में जहां की शारीरिक अकुशल कार्य, मैनुअल अनस्किल्ड लेबर के बदले फ्री फूड ग्रेन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। सेकंड जो है देखेंगे, सेकंड हमारा इसमें फिर एफर्ट है स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। स्टेट यानी सरकार के द्वारा, वो राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी हो सकती है। स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, तो सरकार के द्वारा जो रोजगार की गारंटी के लिए जो राशि, पैसा दिया जाता है, कि अगर कहा जा रहा है कि चूंकि रोजगार की गारंटी यानी कि सरकार गारंटी दे रही है रोजगार की, और अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो उसके बदले पैसा देगी। तो जैसे नरेगा कानून आया था कि 100 दिन का जो है वो काम दिया जाएगा कम से कम साल में, और न्यूनतम सबसे मिनिमम वेजेस पर, और वो मिनिमम वेजेस तय किया जाता है हमेशा टाइम टू टाइम। तो उस दर पर अगर जो भी काम करना चाहता है अनस्किल्ड वर्क, तो उसके लिए उसको 100 दिन सरकार देगी, और अगर वो काम नहीं दे पाती है किसी व्यक्ति को, तो उसके बदले उसको उसका चाहे काम दे चाहे नहीं दे, आप अगर उसको 100 दिन का पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास काम नहीं है उसको देने के लिए, या काम नहीं करा पा रहे हैं, उससे उसका वो नहीं है, आपको 100 दिन अगर काम उसको दीजिए तो ठीक है, काम के बदले पैसा, नहीं भी काम दीजिएगा तो पैसा 100 दिन का उसको जो न्यूनतम मजदूरी है वो देना ही होगा सरकार को, क्योंकि ये गारंटी का कानून था।
तो उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, यानी सरकार के द्वारा जो रोजगार गारंटी के लिए जो फंड दिया जाता है, राशि दिया जाता है, देखिए क्या कह रहा है, अंडर दिस प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days शी ही, देखिए लिखा है शी और ही, यहां ध्यान देना है, शी और ही लिखा है, बताया था आपको ऐसे लिखना है, या शी और ही पूरा भी नहीं लिखना है तो एस, खाली एस लिख के स्लैश दे दीजिए और ही कर दीजिए, तो वो शी ही एक साथ लिखने का वो भी तरीका है कि पूरा शी और ही नहीं लिखिए, खाली एस दे दीजिए, ही तो कॉमन है दोनों में, तो एस स्लैश ही will be entitled to an unemployment allowance। कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आवेदन किया है, अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने से 15 दिन के भीतर उसको आपको रोजगार 100 दिन का देना होगा, और अगर 15 दिन तक आप उसको नहीं दे पाते हैं तो 15वें दिन से फिर उसको डेली का जो भत्ता आपको देना शुरू हो जाएगा, उसको देना ही पड़ेगा। काम नहीं भी दे रहे हैं तब भी काम के बदले का जो डेली का उसका जो मजदूरी है वो उसको मिलेगा। तो ये है स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। जैसा आपको अभी मैंने समझाया, इससे पहले यही बता रहे थे कि रोजगार की गारंटी चूंकि लागू हो चुकी थी पूरे देश में, तो इसीलिए आपको अगर कोई भी काम खोजने आता है, अप्लाई करता है, और इसमें था कि हर एक परिवार से एक सदस्य को, और भी इसमें था डिटेल में कि हर परिवार से एक आदमी को कम से कम दिया जाएगा ताकि वो परिवार का चल सके, भोजन पानी जो। तो इसमें ये परिवार के लेवल पर कहा गया था, हर आदमी को नहीं कहा गया था, ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कहा गया था कि हर आदमी को देंगे, ऐसे तो बहुत आदमी हो जाएगा। कहा गया था कि जो भी परिवार है तो उस परिवार के एक आदमी को कम से कम, अगर ज़्यादा को भी मिल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, काम रहेगा ज़्यादा आदमी भी जाएगा तो उसको भी मिलेगा, मतलब, लेकिन एक आदमी का तो गारंटी है, एक आदमी का अगर आप काम नहीं दे पाइएगा तो उसके बदले उसको पैसा देना पड़ जाएगा, काम लीजिए चाहे मत लीजिए। हाँ, मान लीजिए एक ही परिवार के 3 लोग चले जाते हैं तो हो सकता है कि तीनों लोग को भी काम दे दिया जाए और तीनों को पैसा दिया जाए, लेकिन अगर काम उतना नहीं है तो एक आदमी को तो देना ही पड़ेगा, और काम नहीं भी है तो एक आदमी का पैसा तो आपको, उसको अगर अप्लाई कर दिया तो 15 दिन के बाद से उसको चालू हो जाएगा 100 दिन के लिए। तो ये है सेकंड जो हमने पढ़ा, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। तो ये जो रोजगार की गारंटी देने वाला जो कानून था और है, अभी भी चल रहा है, कानून है, और उसका जो पैसा दिया जाता है, ये भी जो है कहीं ना कहीं गरीबी को हटाने में बहुत बड़ा काम किया है। आज नरेगा के आने से गांव का हालात बदल गया, लोगों को खाने पीने का दिक्कत होता था गांव में, आज देखिए उसको आराम से भर पेट खाने पीने को मौज ले रहा है आदमी, क्योंकि वेजेस कम नहीं है, अच्छा खासा वेजेस होता है गांव में ही आपको, और आपको गांव में ही काम करिए, करना है तो नहीं काम भी है तो बैठे बैठे देगा पैसा फिर सरकार, तो बैठे बैठे तो सरकार तो बेवकूफ़ नहीं है, काम कुछ ना कुछ ले ही लेता है, लेकिन ठीक है काम ले रहा है, उसके बदले आपको मिनिमम वेजेस का जो है 100 दिन का आपको मेहनताना मजदूरी मिलता है अपने ही गांव में, जहाँ भी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो खैर इसको अलग से हम लोग डिटेल में इस स्कीम को देखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड है हमारा मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना। क्या है देखिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्कीम अंडर विच स्कूल चिल्ड्रन गेट फ्री मिड डे मील। कहा जा रहा है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एक योजना है जिसके अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं, विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं, उनको दोपहर का खाना फ्री में निःशुल्क दिया जाता है। दोपहर का, ये नहीं कहेगा कि दोनों टाइम आके खाएंगे स्कूल में तो वो नहीं है,
क्योंकि स्कूल में जिस समय वो पढ़ने जाता है सुबह से शाम तक या दोपहर तक, तो एक समय का भोजन जो उसका स्कूल के रहने के समय का है दोपहर का यानी खाना, वो उसको निःशुल्क जो है सरकार देगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स इट्स एक्सपेंसेस, इसका जो खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन केंद्र सरकार जो है वो देती है। Thus, in 2007-8, about rupees 7,324 crore had to be spent. एक आंकड़ा दिया गया है, डेटा दिया गया है 2007-8 का, कि 2007 में मिड डे मील स्कीम के लिए लगभग 7,324 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी रफली 7,500 करोड़ का फिगर आप याद रख सकते हैं कि 7,500 करोड़ रुपया जो है वो इस मिड डे मील स्कीम पर खर्च किया गया। ओनली द चिल्ड्रन गेटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं 5वीं तक के बच्चे, उनको ये दिया जाता है मिड डे मील, 5वीं से ऊपर के लिए नहीं। ठीक है, तो जो लोग प्राइमरी 5th क्लास तक एलिमेंट्री जिसको कहते हैं प्राथमिक एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको ये मिड डे मील स्कीम दिया जाता है। तो ये हो गया तीसरा हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट है 4th। अच्छा, बगल में एक फोटो है जिसमें देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं और उनको मिड डे मील खिलाया जा रहा है, उसका फोटो है, दिया गया है। 4th स्कीम है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम देखेंगे। This program was first launched in the 5th 5-year plan 1974 to 79 for the eradication of poverty from the country। ये जो योजना थी, प्रोग्राम था, ये कार्यक्रम 5th 5-year 5वें पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 के लिए थी। 1974 से 1979, हालांकि 1975 में ही इमरजेंसी लग गई थी। तो खैर 1974 से 79 तक का जो 5वां 5th 5-year प्लान था, उसके दौरान ये लागू किया गया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। किस लिए, क्या इसका लक्ष्य था, उद्देश्य, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए, दूर करने के लिए। The main purpose of this program was to provide minimum needs, that is drinking water, education, medical facilities to the poor। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, मेन टारगेट था, दैट वाज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना था? ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी। गरीब लोग भी हैं कहीं भी गांव में, उनको पीने के लिए साफ पानी कम से कम मिलेगा। एजुकेशन, शिक्षा मिलेगी, और मेडिकल फैसिलिटीज़, और स्वास्थ्य की सुविधाएं गरीबों को ये दिया जाना था इसके तहत। तो इसको कहा गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो मतलब सबसे न्यूनतम उसकी ज़रूरतें हैं, जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है, तो उसके लिए एक अच्छा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। तो उसके लिए कम से कम था कि साफ पानी, पढ़ाई, शिक्षा, और उसको मेडिकल फैसिलिटीज़, ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाना था। ये हमारा हो गया 4th प्रोग्राम। नंबर 5th है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
IRDP। इसको हिंदी में कहते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम was launched in 1980 in all the blocks of the country for elimination of poverty। ये जो कार्यक्रम था ये 1980 में देश के सभी ब्लॉक्स यानी प्रखंड में लागू किया गया था ताकि गरीबी को दूर किया जा सके, गरीबी को हटाया जा सके। देश के सभी ब्लॉक्स में ये चालू हुआ था। इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अंडर विच efforts are made to increase the income of rural poor by providing productive assets to them so that they may come above poverty line by gaining additional income। कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, यानी स्वरोजगार, यानी अपने आप कुछ काम धंधा करिए, उसके लिए मदद करेगी सरकार। तो इट वाज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अंडर विच एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ रूरल पुअर। तो जो भी गांव के, जो ग्रामीण एरिया के गरीब लोग हैं, कोशिश किया जाता है कि उनकी जो आमदनी है वो बढ़े, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाएगा? बाई प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव एसेट्स टू देम। तो कैसे बढ़ाया जाएगा? उसमें उनको प्रोडक्टिव एसेट्स प्रोवाइड करके, यानी कि ऐसे कुछ संपत्ति बना के उनको दिया जाए जिससे कि उसमें कुछ प्रोडक्शन हो सके। जैसे कि गांव में तालाब खुदवा दिया, गांव में तालाब खुदवा दिया। अब तालाब के पानी से क्या है कि लोग वहाँ जानवर पाल सकते हैं, उनको वहाँ पानी पिलाने के और चारा वगैरह खिला के अपना दूध वगैरह का धंधा कर सकते हैं। किसी ऐसी जगह जहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं है वहाँ, तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो जानवर पाल नहीं सकते, तो वहाँ सोच भी नहीं सकता है आदमी। ऐसे हालात में अगर वहाँ जाके एक तालाब बना देता है सरकार और मेंटेन करता है तालाब, तो लोग वहाँ जानवर पाल सकते हैं। जानवर पाल के जो भी है, चाहे वो बकरी पाले, गाय पाले, भैंस पाले, जो पालना है, घोड़ा, ताकि वो अलग अलग जो भी काम है उसका इस्तेमाल करके अपना ज़िंदगी गुजार सके। तो इस तरह से कुछ कहा जा रहा है कि प्रोडक्टिव एसेट्स उनको प्रोवाइड किया जाता था, जिससे कुछ उत्पादन किया जा सकता है, ऐसा एसेट, संपत्ति। तो उनको कोई रोजगार अपना करके और उससे अपना पेट पाल सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस तरह का था ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिएगा तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ एक परिचय दिया जा रहा है जानकारी के लिए कि क्या क्या प्रोग्राम थे, उसमें क्या किया गया था। तो ये आपको इतना तो दम रटा होना चाहिए सब जो है, जो अभी आपको बताया जा रहा है। तो ये था 5th प्रोग्राम IRDP। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है प्रोग्राम नंबर 6, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। मैंने बोला था आपको शॉर्ट में SGSY। इन अप्रैल 1999
IRDP was named स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब देखिए, मैंने बोला था आपको कि बहुत इसमें अदला बदली चलते रहता है। तो पहले देखिए, ये IRDP कब लॉन्च हुआ था? 1980 में। 20 साल बाद लगभग 1999 में जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसी का नाम बदल के SGSY कर दिया गया। स्वर्ण जयंती, चूंकि 50 साल होने वाले थे, ये हो गए थे, तो 50 साल के उस उपलक्ष्य में जो है IRDP का नाम बदल के कर दिया गया ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। It is a centrally sponsored program which was continued even in the 9th 5-year plan as an important self-employment program for families living below poverty line in rural areas। तो पहली बात आपने जान ली कि ये क्या था, ये कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 1999 में। दूसरी बात कि ये थी क्या? तो वही जो IRDP था उसका नाम बदल के कर दिया गया था SGSY। और ये किसकी स्कीम थी, योजना थी? केंद्र सरकार की थी। अब पहले क्या था कि देखिए, पहले चूंकि कांग्रेस की ही सरकारें हर जगह होती थी लगभग, तो ये सब इतना नहीं फर्क पड़ता था कि किसका स्कीम है, केंद्र का है कि किसका है, क्योंकि भाई कांग्रेस ही की सरकार थी, उसी को देना था, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन बाद में जब अलग अलग होने लग गए, तब ये फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इसकी होने लग गई कि भाई किसकी स्कीम है। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में जो है नाम अपना गिनाने वालों का कमी नहीं, हमने किया हमने किया। पहले करेंगे नहीं, पहले नामे गिनाने लगेंगे। मोदी भी आज पहले ही कह देगा 125 करोड़ लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। अरे भाई, पहुंचा कितने को है वो कोई पता नहीं, या पहुंचेगा कितनों को। लेकिन लॉन्च करते ही समय कह देंगे कि भाई ये तो 140 करोड़ लोगों के लिए हम लोग इतना बड़ा योजना लागू कर रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा। अरे मिलेगा कितने लोग को देखो, तब बताओ कि कितनों को मिला। तो ये और एडवांस है, कांग्रेस का भी बाप है, पहले ही कह देता है कि 125 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। खैर, तो इंदिरा गांधी को एक समय ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, नेहरू समझाए थे एक समय कि वाहवाही लेने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है। जो मतलब एक तो होता है सही वाहवाही लेना और एक होता है झूठी वाहवाही लेना। एक तो हुआ कि भाई काम किया तो उसका अपना तारीफ भी ले रहा है कि हाँ भाई हमने किया, जैसे मोदी है, करता भी है तो वाहवाही तो लेता ही है। जब बिना कहे लेता है तो कह के करके कैसे नहीं लेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, ठीक है, जो कि काम भी करते हैं और उसकी वाहवाही का भी कोई चर्चा नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना काम पर ध्यान रखते हैं। बोले ऐसे लोग टॉप पर होते हैं। वो बताए कि एक ट्रायंगल तरह का होता है, एक इट इज़ लाइक अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का आप देखते हैं कि अगर एक ट्रायंगल आप नॉर्मल देखें, ऊपर नैरो होता है, पीक होता है, नीचे जो है चौड़ा होता है। तो वो कहे कि देखिए, वाहवाही लेने वाले लोग नीचे बेस पर होते हैं और बेस बहुत चौड़ा होता है, वहाँ लोग भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग, भीड़ होती है वाहवाही लेने वालों की दुनिया में। और जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाएंगे आप, तो जो लोग काम करते हैं बिना वाहवाही की चिंता किए, वैसे वैसे ऊपर उठते चले जाते हैं। वहाँ कंपटीशन बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो बिना वाहवाही का चिंता किए या उसका सोचे बिना काम में अपने लगे रहते हैं। और टॉप पर ऐसा ही आदमी होता है जिसको कोई फिक्र नहीं होता है कि मेरा वाहवाही लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम में लगा रहता है। तो नेहरू यही कहे कि तुम कोशिश करना टॉप में रहने का, बॉटम में नहीं। वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टॉप में कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ एक ही दो लोग रहता है। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है। आप देखिएगा कि बहुत से लोग हैं, करिएगा आप और वाहवाही वो ले लेगा कि अरे भाई देखिए हमने क्या किया है।
बहुत लोग होते हैं कि काम भी करते हैं, उसका वाहवाही भी लेते हैं कि देखिए भाई हम करके दिखाए इसको, तो लोग वाही। अब बहुत लोग होते हैं जो बिना वाहवाही के काम करते रहते हैं। तो खैर, जिसमें कि आपका है प्रेज, क्रेडिट, प्रेज, प्रेज, PRAISE, वही चीज होता है, वो वाहवाही भी वही है। प्रेज हो गया, क्रेडिट हो गया, एड्यूलेशन भी कहते हैं, एड्यूलेशन, ADUAD फॉर डॉग, ULATION। हाँ, एड्यूलेशन का भी मतलब यही होता है। या बोस्ट करना तो जानते होंगे, बोस्ट, BOAST, बोस्ट। B फॉर बैट, AST, बोस्ट, जो मतलब इसका है कि बढ़ा चढ़ा के बोलना या फेंकना, जिसको फेंकना। हाँ, तो मतलब उसी में आ जाता है कि किया भी नहीं है और उसका ले रहा है कि भाई देखिए हम इतना किए, ये किए, वो किए। नेता लोग क्या करते हैं, जाके भाषण कहीं मिल जाए, माइक मिल जाए तो देखिए लंबा लंबा देना शुरू कर देते हैं। खैर, इसी में एक और आता है एग्जैगरेट, वो भी होता है बोस्ट की ही तरह होता है। खैर, बहुत सारे शब्द हैं, चलिए। सो वाहवाही हु हु कहते हैं कि दोज हु सीक क्रेडिट, जो वाहवाही खोजते हैं, तारीफ खोजते हैं। वाहवाही खोजना, हाँ, करवाना, हाँ, हाँ, या टेक क्रेडिट। इंग्लिश में जिस तरह यूज होता है कि ही टेक्स क्रेडिट दो ही इज नॉट डिजर्विंग। तो खैर, चलिए डाइवर्ट हो गए। यहाँ जो है कहा जा रहा है कि ये जो है इट वाज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी जो है जो केंद्र सरकार द्वारा पूरा इसका खर्च दिया जा रहा था, और जो कि विच वाज कंटिन्यूड इवन इन द 9th 5-year प्लान, जो कि 9वें 5-year प्लान में भी जो है चल रहा था एज एन इम्पॉर्टेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल। तो 9वें पंचवर्षीय योजना में भी जो गांव के गरीब परिवार थे उनके लिए चलने वाली ये स्वरोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, स्कीम था, SGSY। नेक्स्ट है नंबर 7, जवाहर रोजगार योजना। देखिए, इट इज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम बेस्ड ऑन वेजेस। ये जो है एक रोजगार केंद्रित, यानी रोजगार पर फोकस, रोजगार देने वाली योजना थी, जिसमें कि मजदूरी दिया जाना था। देखिए, पहले एक था वो नेशनल, या बाद में किया गया फूड फॉर वर्क, वहाँ खाना दिया जाता था काम के बदले, अनाज दिया जाता था। यहाँ क्या है, वेजेस दिया जाना था, यानी मजदूरी दिया जाना था काम के बदले। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1989। ये जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, अप्रैल 1989 में शुरू किया गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम
इससे एक था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP were merged in this program। तो जब इसको शुरू किया गया, लॉन्च किया गया जवाहर रोजगार योजना को, तो इसमें जो चल रहा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो गांव के क्षेत्र में रोजगार देने वाला प्रोग्राम था, कार्यक्रम था सरकार का, उसको इसी में मिला दिया गया। और एक था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, यानी कि जो गांव के एरिया में, गांव क्षेत्र में जो जिनके पास जमीन नहीं था, बिल्कुल लैंडलेस, ऐसे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, यानी रोजगार की गारंटी। अभी नरेगा नहीं, नरेगा कब लागू हुआ है? 2005 में। तो ये इस समय हम 90 के आसपास की बात कर रहे हैं। उस समय जो है गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में जो लोग के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती थी, ऐसे लोगों के लिए रोजगार गारंटी का योजना चल रहा था कि उनको रोजगार पक्के तौर पर दिया जाएगा गारंटी के साथ। सिर्फ उनके लिए था, ये लैंडलेस लोगों के लिए था। तो ये प्रोग्राम जो था, कार्यक्रम, इसको भी जवाहर रोजगार योजना में ही मिला दिया गया था। NREP was launched in 1980 as a complementary employment for nation in leisure time for marginal farmers, farm laborers etc। अब कहा जा रहा है, ये कब जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? अप्रैल 1989, 1989 में। तो अभी आपने जो पढ़ा कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम, ये 1980 में शुरू किया गया था एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरक रोजगार। यानी कि जो कुछ पूरक मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा, मतलब पहले से तो कुछ है, उसके अलावा। तो फॉर नेशन, पूरे देश के लिए, इन लेजर टाइम, यानी खाली समय में, फॉर मार्जिनल फार्मर्स या फार्म लेबरर्स एटसेट्रा। ऐसे लोग जो मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि सीमांत किसान कहते हैं, कि जो बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत छोटी सी जमीन है, मुश्किल से खेती करने लायक जमीन है, ऐसे, और फार्म लेबरर्स, या जो लोग खेतों में मजदूरी का काम करते थे, तो उनके लिए जब वो काम नहीं होता था, उनको खाली समय होता था, ऐसे समय में उनको रोजगार देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था 1980 में। समझ गए? सीमांत, मार्जिनल फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, और जो खेतों में मजदूर थे, उनके लिए खाली समय में, जब उनके पास काम नहीं होता था, काम था है तब तो ठीक है करिए, जब काम नहीं होता था, ऐसे समय में उनको काम देने के लिए ये योजना 1980 में शुरू की गई थी, जिसको आगे चल के 1989 में जब जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, उसी में मिला दिया गया। RLEGP was started in August 1953, in which there was a provision to provide jobs for at least 100 days in a year to one of the members of a landless family। और दूसरी जो अभी आपको बताया, उसमें मिलाया गया RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी ग्रामीण गांव क्षेत्र में जो बिना जमीन के लोग थे, उनके लिए रोजगार गारंटी का कार्यक्रम था। ये जो है अगस्त 1953 में शुरू किया गया था, कि कम से कम जो लोग ऐसे परिवार से हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है अपना गुजारा करने के लिए गांव में, ऐसे गरीब परिवारों में से कम एक आदमी को 100 दिन का बिल्कुल गारंटी के साथ रोजगार दिया जाएगा।
ठीक है, तो इसी को आगे चल के सबके लिए लागू किया गया, जो है नरेगा के रूप में। पहले ये था गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए लागू किया गया था कि 100 दिन, मतलब ऐसे सभी परिवार जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है उनके लिए 100 दिनों तक परिवार के एक मेंबर को 100 दिनों का काम गारंटी के साथ दिया जाएगा। तो ये था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि कब चालू हुआ था? 1953 में। 53 से चल रहा था और अभी हम बात कर रहे हैं 90 में पहुंचे हुए। तो जब जवाहर रोजगार योजना आई 1989 अप्रैल में, तो उसमें इसको भी मिला दिया गया था। तो इस तरह हमने जवाहर रोजगार योजना देख लिया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना, नहीं सॉरी प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, 8वां। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना नंबर 8। दिस स्कीम was launched in 1993-94 to provide employment to the unemployed educated youths in urban areas। ये जो है जो योजना थी 93-94 में शुरू की गई, ताकि जो शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगार पढ़े लिखे युवा थे, बेरोजगार लेकिन पढ़े लिखे युवा, ऐसे लोगों को रोजगार दिया जा सके। ध्यान देना है कि कहाँ कब लॉन्च हुई? 1993-94 में। कहाँ लॉन्च की गई? शहरी क्षेत्रों में। किसके लिए? बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों के लिए। बेरोजगार खाली नहीं, जो पढ़े लिखे भी थे ऐसे बेरोजगार युवक, और क्या किया गया? उनको रोजगार दिया गया, उसके लिए था। In 94-95 it is extended even in rural areas। और अगले साल 94-95 में ये गांव क्षेत्रों में भी, रूरल एरियाज में भी इसको फैला दिया गया। पहले शहरी क्षेत्र के लिए आया था, फिर गांव के भी जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक थे उनको भी रोजगार देने के लिए इसको लागू कर दिया गया था। In 1999-2000 the aim was to benefit about 2.2 lakh of people। 1999 के साल जो था, यानी 99 से 2000 तक का जो साल था, यानी 1999 में, अब देखिए, ये देखिए टर्म यहाँ जो है साल लिखा जा रहा है कैसे है? 99 to 2000, यानी आगे पीछे दोनों साल लिखा जा रहा है। ऐसे नहीं कि सिंपल हम लोग लिख देते हैं इन ईयर 1993। तो लिखने का अभी स्टैंडर्ड तरीका देखिए, इसी तरह लिखेंगे हम लोग। 93 साल लिखना है तो 1993-94 लिखेंगे। समझ गए? अभी चल रहा है क्या? 2024-25, इस तरह लिखेंगे। तो इससे आपका आंसर का वजन बढ़ेगा, वो समझ जाएगा एग्जामिनर की बहुत पढ़ा लिखा हुआ ये जो है कैंडिडेट है। तो इन 99-2000 द एम वाज टू बेनिफिट अबाउट 2.2 लाख ऑफ पीपल, यानी कि 1999-2000 में जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उस समय का लक्ष्य था लगभग 2.25 लाख, 2.2 या 2.25 मान सकते हैं, 2.25 लाख लोगों को इसका फायदा दिया जाए, यानी 2.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए, ऐसा टारगेट था।
In 2001, on the occasion of Independence Day, the Prime Minister announced Sampurna Rozgar Yojana of ₹10,000 crore। और साल 2001 में, यानी इस नए सदी की शुरुआत के पहला साल 2001 में, जब आज़ादी का पहला जो है पर्व मनाया जा रहा था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ दिस सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड संपूर्ण रोजगार योजना। तो उसी को अब इन्होंने कर दिया था, जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना था उसको अब नाम रख दिया संपूर्ण रोजगार योजना, जिसमें कि उसका पैसा, उसमें आउटले कितना, यानी कि राशि उसके लिए कितना रखी गई कि इतना राशि का इस्तेमाल किया जाएगा इस योजना में, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की राशि रखी गई कि इतना इस योजना में इस्तेमाल किया जाएगा, संपूर्ण रोजगार योजना। नेक्स्ट, नंबर 9, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। सब याद करना है, सब जितना है रट लेना। In 2001, this program was started with the aim to improve the quality of living of people in rural areas। अब देखिए, ये जो कार्यक्रम था, कहा जा रहा है क्या, ग्रामोदय योजना। ग्राम का उदय यानी गांव को डेवलप करना, यानी लोगों का एक इम्प्रूवमेंट करना। तो यहाँ ये कब लॉन्च हुआ, 2001 में, यानी साल 2000 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया विद द एम। क्या लक्ष्य था इसका, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग, रहने का जो एक स्तर है, जो क्वालिटी है, उसको बढ़ाना, सुधार करना। गांव के क्षेत्र में जो लोगों का रहने सहने का ढंग था उसको और बेहतर बनाना। कैसे, द टारगेटेड एरियाज वर हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स। तो किस किस चीज पर विकास करना था, सुधार करना था, स्वास्थ्य, यानी गांव के लोगों का स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कुछ करना था इसके अंदर। फिर प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की शिक्षा 5th क्लास तक। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, क्योंकि गांव वगैरह में पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती है, साफ पानी का, तो वो जो है प्रोवाइड करना एक मेजर इशू। गांव में देखिए ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो पानी की वजह से होती हैं। ज़्यादातर जो गांव के लेवल पर बीमारियां होती हैं वो गंदे पानी से फैलती हैं। तो साफ पानी अगर, क्योंकि खाना वाना जो सब ठीक है, मिल जाता है बढ़िया गांव वगैरह में, लेकिन पानी जो है वो साफ नहीं, क्योंकि गांव के लोग पानी जो है बिना जाने यूज़ कर लेते हैं और वो पानी कहीं ना कहीं गंदा रहता है, या कहीं से किसी पता नहीं चलता, लगता है अरे ये तो साफ ही पानी होगा। कुआं तालाब कहीं से लेके इस्तेमाल कर लेंगे या ज़मीन से ही, अब वो पता नहीं चलता, क्योंकि उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शिक्षित अवेयर जागरूक नहीं होते हैं कि भाई अब पानी देखने में साफ लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़िया पानी। ठीक है, हर पानी जो देखने, देखिए लोगों का क्या है सिंपल, कि देखने में पानी कैसा लग रहा है, तो ठीक है देखने में साफ है तो फिर भी गंदा अगर दिख रहा है उससे तो बेहतर है, लेकिन जो पानी साफ दिख रहा है इसका जरूरी नहीं है कि वो पानी बढ़िया है, क्योंकि हर चीज गंदगी आंख से नहीं दिखती। तो इसीलिए साफ पानी एक गांव में बड़ा इशू होता है, और बहुत सारी बीमारियां जो गंदे पानी से ही फैलती हैं, जैसे कॉलेरा, आपके अभी जो जापानी एंसेफ्लाइटिस जो है, दिमागी बुखार, या और तरह का कई सारा बीमार, ये टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस वगैरह, तो ये सब जो है आपका ज़्यादा गंदे पानी से होता है। इसलिए साफ़ पानी एक मेजर इशू हो जाता है और सरकार उसके लिए कर रही थी, साफ़ पानी, ड्रिंकिंग वाटर पीने का, हाउसिंग, रहने का व्यवस्था, यानी रहने का मकान वगैरह जो भी टेम्पररी या पक्का जो भी है, एंड रूरल रोड्स,
और गांव की सड़कें। देखिए पहले गांव की सड़कें सबसे बड़ा इशू होती थी, गांव में सड़कें नहीं होती थी, सड़कें जो है अच्छी नहीं होती थी। हमें याद है बचपन में कई जगह जो है पगडंडी पर बाइक से जाते थे लोग, ऐसा जो है उतनी ही रास्ता होता था। और सड़कें जो है मेजर ही मतलब गांव जाना मुसीबत हो जाता था, क्यों? क्योंकि सड़क जो है बड़ी खराब होती थी और गांव वालों के लिए भी आना जाना इसीलिए हेडेक रहता था, कहीं से आना जाना है। और आज देखिए कि एकदम तस्वीर बदल गई है, गांव की सड़क शहर से ज़्यादा बढ़िया गांव की सड़क। शहर में ज़्यादा चौड़ी सड़क तो बनती है लेकिन मेंटेन नहीं होती, टूट जाती है बहुत जल्दी। गांव की सड़क देखिए एक बार बन गई तो चकाचक बहुत सालों तक रहती है। हालांकि गांव की सड़कों पर भी धीरे धीरे काफ़ी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों का आना जाना धीरे धीरे हो रहा है। एनीवे, सो इन दिस प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, the focus areas, targeted areas were health, primary education, drinking water, housing and rural roads, गांव की सड़कें। एंड देन 10th प्रोग्राम इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY, SJSRY. This program was launched in December 1997. ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम कब शुरू किया गया? दिसंबर 1997, 1997. It was started to provide jobs for educated unemployed living below poverty line in urban areas. इसकी शुरुआत की गई ताकि जो लोग शहरी क्षेत्र में जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे और पावर्टी लाइन के नीचे यानी गरीबी रेखा यानी गरीब थे, उनके लिए उनको नौकरी या काम, उनको रोजगार देने के लिए ये योजना लाई गई। ध्यान देंगे फिर से, ये किसके लिए था? शहरी रोजगार योजना। तो शहर नाम ही है शहरी, शहर क्षेत्र में क्या था? रोजगार के लिए योजना। किनके लिए था? शहर में पढ़े लिखे बेरोजगार गरीब युवक, यानी शहरों में जो पढ़े लिखे भी थे फिर भी बेरोजगार थे और इस वजह से गरीबी में जी रहे थे, बिलो पावर्टी लाइन थे, BPL थे, ऐसे युवाओं को रोजगार देने के लिए ये दिसंबर 1997 में कार्यक्रम लाया गया था। In 2004-05 there was a provision of rupees 103 crore under this scheme. साल 2004-05 में जो है इस स्कीम, इस योजना के तहत 103 करोड़ का जो है प्रोविजन यानी उतना राशि इसके लिए रखा गया था कि हाँ 103 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा इस योजना में। ये जो SJSRY स्कीम था। तो इस तरह से हमने अब तक हाल फिलहाल में ही, बहुत पुराने इसमें हम लोग नहीं अभी गए हैं, तो मतलब लगभग जो 90 के बाद से या 90 के लगभग से जो चल रहे हैं इम्पोर्टेंट, या उससे पहले से जो चल रहे थे, जो आगे भी चलते रहे, ऐसे 10 हमने इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम या योजनाओं को हमने देखा। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ जो है वो सिर्फ सामान्य तौर पर गरीब लोगों के लिए था, कुछ था युवकों के लिए था, यूथ के लिए था, कुछ पढ़े लिखे युवकों के लिए था, कुछ जो है वो मजदूरी काम देने का है सबको, कुछ जो है स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, अलग अलग तरह का हमने, कुछ जो है गांव के डेवलपमेंट के लिए है, पूरे गांव के, इस तरह के हमने कई अलग अलग तरह के जो है स्कीम्स को हमने यहाँ देखा, 10 स्कीम्स को देखा। इसके बाद है हमारा एक बड़ा टॉपिक है नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स। तो इसमें
चलिए आज इतना ही रखते हैं शेख, थक गया। नेक्स्ट क्लास में नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स हो जाएगा इसको। हाँ, ये जो जितने भी आपने 10 ये देखे, इसको दम याद कर लेना है, ठीक है। इस पर अरे एक दिन में नहीं हो पाएगा, हम कहाँ कह रहे हैं कि आज ही याद कर लीजिए। कम से कम इसको जो है कोशिश करिएगा नोट कर लेने का, ठीक है। बार बार पढ़ लेने का, कई बार पढ़, आज कम से कम 3-4 बार रीडिंग जरूर इसका कर लीजिए। हाँ, तो याद हो जाएगा, बैठ जाएगा। हमें बस ध्यान रखना है किस स्कीम में क्या कब लॉन्च किया गया, क्या किसके लिए था, कहाँ लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो 2-3 बार पढ़िएगा, आपको दिमाग बैठ जाएगा है कि मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो देखिए, आप स्कीम अगर देखना शुरू करेंगे तो सैकड़ों स्कीम है, सैकड़ों क्या हजारों पहुंच जाएगा। हाँ, तो स्कीमों की कमी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वो लिया गया है। और ये इसमें हम लोग कुछ करंट का लेटेस्ट भी और कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है आपको ये जो इधर के पीछे के कुछ सालों में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम रहे, ऐसे 10 स्कीम जो है लिए गए। और देखिए रहेगा यही, खाली मैंने कहा कि भाजपा जब से आई है खाली नाम का बदला बदली हुआ है, ठीक है। तो वो आपको मोटा मोटी समझ लेना है कि अब जो रोजगार योजना है वो वही रहेगा, उसका खाली नाम अब को पता चले दिन बंधु कर देगा तो कोई कुछ कर देगा, नाम अदला बदली हो सकता है, बाकी वो योजना वही रहेगी। और मोटे तौर पर यही सब योजनाएं हैं जो बहुत साल से चल रही थी, और आपने देखा है कि कई को नाम बदल दिया गया कुछ साल के बाद। रोजगार योजना था तो उसको संपूर्ण रोजगार योजना कर दिया, जो हाँ, तो इस तरह से वो होता है। तो वो ध्यान रख, लेकिन मोटे तौर पर इम्पोर्टेंट ये सब है, इसको आप कहीं भी पटक के दे देना है, हमें कहीं पूछेगा दे देना है, कहीं पूछेगा आपसे इंटरव्यू में पूछेगा क्या क्या सरकार ने किया है, फटाफट 2-3-4 नाम बोल देना है, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई सब तैयार है। पीटी में पूछ देगा, हाँ पीटी में पूछ देगा कि मिड डे मील स्कीम किसके लिए होता है, क्या उसमें होता है, या स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी कब लागू किया गया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लागू किया गया, आईआरडीपी कब लागू किया, ये सब पीटी में कभी भी इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है। तो इसलिए, और ज़्यादा नहीं है, 10 ही है, और इतना हमने समझा दिया है, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक बार याद हो जाएगा। क्योंकि सब आपको, ये आपको दिया जा रहा है मसाला, ये आपको याद रखना है। कहीं भी अपना आंसर में कहीं भी खाली स्कीम का नाम लिख देना है, जहां अगर वैसा कोई रहेगा, या एसे में या इंटरव्यू में बोल रहे हैं, कहीं भी, मतलब बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कहीं बातचीत है, इंटरव्यू है, तो इस चूंकि ये पहले का ही है सब, तो हाँ ये सब कांग्रेस का ही है लगभग, जो है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इधर जो है हुआ है बहुत सारे, लेकिन देखिए अब इधर का भी आपको बत कराएंगे, क्योंकि अभी का सब किताबों में अभी चूंकि नोट्स में नहीं आया है, लेटेस्ट जो है भारत सरकार, मोदी सरकार द्वारा किया हुआ। लेकिन इन सब को भी करेंगे, वो करंट में हम लोग सर्वे में कर लेंगे उन सबको, इकोनॉमिक सर्वे जब देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो ये जो है ट्रेडिशनल पहले से जो किए आ रहे हैं उसको एक याद रखना, मोटे तौर पर आपको नाम से ही फिर स्पष्ट हो जाएगा, वो नाम ही इतना स्पष्ट रहता है कि पता चल जाता है कहाँ किसके लिए है क्या है। थोड़ा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट एफर्ट्स आज हमने कर लिया, नेक्स्ट क्लास में नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स हो जाएगा। और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वो सब ऑब्जेक्टिव और ये सब ट्राई करिएगा, जितना जो है हो गया है तो उतना तो आप लिख ही सकते हैं। एक टॉपिक खाली बचा हुआ है नॉन गवर्नमेंट वाला, तो क्वेश्चंस वगैरह भी इसके कोशिश करिएगा लिख के। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ख़त्म करके जो है अनएम्प्लॉयमेंट या नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, तो जो भी लिख के उसको भेजिएगा, तो हम लोग उसको फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट या इन ऑक्यूपेशन यहाँ लिखा गया है। आज इतना ही रखते हैं।